Hello students, this is Nitin Jain, your commerce teacher. In previous lecture, we had learned the ratio analysis, but all because of some time issues, we could not complete that part on that day. So we have the extended view today, and in this class, we need to start the content from this activity ratio. It is the third sequence of the ratio analysis, and as well, its another name is turnover ratio. टर्नओवर कोई एक टर्म किसी एक साल के टाइम ड्यूरेशन में कितनी बार रीअकर रिपीट हो रही है, कोई टर्म कितनी बार 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 वो टर्म हमारे पास आ रही है, लॉट लॉट करके आ रही है, दैट इज कॉल्ड टर्नओवर। तो टर्नओवर का मतलब है कितना रिपीटेशन एक साल के अंदर में हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये वाला हमारे यहाँ पर एक ईयर है और इस ईयर के अंदर में यहां से लेके यहां तक के टाइम ड्यूरेशन में अप्रैल 1 से लेके 31 ऑफ मार्च तक के ड्यूरेशन में कोई एक बिजनेस कस्टमर हमारे यहाँ आते हैं और वो आकर के हमसे कहते हैं कि भाई तुम हमको सामान बेच दो और हम तुमको तुम्हारे उधार बेचे गए सामान के पैसे थोड़े समय बाद दे देंगे। ठीक है भाई, हमारी तुम्हारी पहचान है, पेमेंट तुम कर जाना, सामान ले जाओ। तो ये पर्सन हमसे यहाँ पर सामान ले गया ओपनिंग डे, फर्स्ट डे, और ये पर्सन सामान लेने आने के बाद से हमारे पास अगले 6 महीने बाद यहाँ पर लौट करके आए और जो सामान ये हमसे यहाँ खरीद करके लेकर के गए थे वो सामान का पेमेंट इन्होंने हमें यहाँ कर दिया और अब कह रहे हैं कि आप हमको इतनी ही कीमत का नया सामान और दे दो। तो अब इस पर्सन को नया सामान दे दिया और इसका पेमेंट करने के लिए ये पर्सन हमारे पास में यहाँ पर ईयर के एंड में आएगा। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो हमने इस पर्सन को मान लो 1 लाख रुपए कीमत का सामान उधार बेचा, 1 लाख रुपए कीमत का सामान। तो 1 लाख रुपए के सामान के बदले से इस पर्सन को एक साल में जो हम डील कर पाए, बेच पाए, वो 2 लाख रुपए कीमत का सामान बेच पाए। यानी 1 लाख रुपए का उधार हमारा पूरे साल यहां से लेके यहां तक बना रहा। एक साल पूरे साल कैसे? क्योंकि यहां पर पहले नंबर पर 1 लाख रुपए हमारे गए और ये 6 महीने बाद लौट करके आए और ठीक उसी दिन 1 लाख रुपए का नया उधारी फिर से वही का वही और फिर वो चला गया। यानी कि हमारा मार्केट में टोटल 1 लाख रुपए का उधार इस कस्टमर के साथ बना रहा, लेकिन इस कस्टमर को हमने एक साल के अंदर 2 लाख रुपए कीमत का सामान बेच दिया। एक बार का सामान यहां से यहां तक के बीच में और एक बार का सामान यहां से यहां तक के बीच में। तो हम बोलेंगे कि इस कस्टमर के साथ हमारा टर्नओवर 2 टाइम्स है, क्योंकि ये कस्टमर हमारे यहाँ पर साल में 2 बार रिपीट हुआ। अगर यही वाला कस्टमर मान लीजिए कि ये पेमेंट 6 महीने बाद करने की जगह पर और सपोज यही वाला कंज्यूमर हमारे पास में एक बार ये पेमेंट 3 महीने बाद और दूसरी बार फिर 3 महीने बाद और फिर 3 महीने बाद और फिर 3 महीने बाद ये पर्सन पेमेंट करता, तो ये पर्सन हमारे पास से अप्रैल 1 को सामान ले जाता, उसके बाद एक बार आ जाता जुलाई 1 को, एक बार आ जाता अक्टूबर 1 को, एक बार आ जाता जनवरी 1 को। तो ऐसी स्थिति में ये पर्सन ने एक बार हमसे यहाँ डील कर लिया, एक बार हमसे फिर यहाँ डील कर लिया, एक बार यहाँ डील कर लिया, एक बार यहाँ डील कर लिया। तो अब की बार ये पर्सन एक साल भर के बीच में उसी पैसे को रोटेट करते हुए हमारे पास 4 बार आया। देखा जाए तो अगर हमने इस पर्सन को इस डेट पर 1 लाख रुपए का सामान बेचा हो, 1 लाख रुपए का सामान उधार दिया हो, तो अब हम उस 1 लाख रुपए की उधारी के बदले से इस पर्सन को इस साल भर के ड्यूरेशन में 4 लाख रुपए का सामान बेच लिए। 4 लाख का कैसे बेच लिए? यहां से यहां तक की 1 लाख की बिक्री और पैसा जेब में वापस, और फिर अगले बार उसी दिन से फिर उधारी और अगली बार 1 लाख रुपए का फिर बिक्री हो गई। तो 1 लाख रुपए की सेल, 1 लाख रुपए की सेल, 1 लाख रुपए की सेल, 1 लाख। अब हम बोलेंगे कि इस पर्सन के साथ हमारा टर्नओवर 4 टाइम्स है, 4 गुना है, 4 बार है। तो टर्नओवर जो होता है ये इफेक्ट करता है कि आखिरकार ये इंफॉर्मेशन एक साल में कितनी बार रिपीट हो रही है, कितनी बार रीअकर हो रही है। किसी भी बिजनेस की सक्सेस बहुत बहुत हद तक इस बात पर बेस करती है कि उस बिजनेस के टर्नओवर वाइज उसकी क्या पोजीशन है और टर्नओवर वाइज का इफेक्ट कैसा आ रहा है। तो यहाँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टू 4 प्रकार के टर्नओवर्स पढ़ाई कर लेंगे। तो इस एक्टिविटी रेशो में, टर्नओवर रेशो में जो सबसे पहले प्रकार का टर्नओवर रेशो की बात यहाँ सामने आती है, एक्टिविटी रेशो, टर्नओवर रेशो एक ही चीज के 2 नाम हैं, अलग अलग 2 बातें नहीं है। नंबर 1 इन्वेंट्री
टर्नओवर रेशो। स्टूडेंट्स यहाँ मुझे एक बात पहले और क्लियर करनी है, उसके बाद मैं वापस यहाँ पर आ जाऊंगा। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जो हम पहले से जानते हैं, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन उन टर्म्स को बोलने का, उन टर्म्स को लिखने का पैटर्न थोड़ा सा बदल दी। कोई बदला तो कुछ नहीं है, 2013 कंपनी एक्ट चल रहा है, लेकिन हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा में ये टर्म्स इस तरीके से कम यूज की जाती हैं। इसी की वजह से स्टूडेंट को टिपिकल लगता है, नहीं तो ये टॉपिक टिपिकल नहीं है, आसान है। नंबर 1, यहाँ पर जो हम चीज पहले से सेल्स के नाम से जानते हैं, जिस चीज को हम लोग सेल्स बोलते आ रहे हैं, सेल्स यूज करते हैं, तो वो टर्म का यहां नाम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो जो चीज सेल्स होती थी वो सेल्स अभी भी सेल्स ही है, लेकिन वो सेल्स वाली बात इस टर्नओवर रेशियो में जो फॉर्मूले बोले जाते हैं वहां पर इसका नाम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये सेल्स है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गई। अब बिल्कुल आसान, जो चीज पहले के टाइम पर नेट सेल्स होती थी, यानी कि सेल्स, नेट सेल्स का मतलब होता था सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देते थे। तो जो चीज पहले सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न हुआ करती थी वही चीज नेट सेल्स थी। तो वही चीज का अब जो नया नाम हमारे पास आ गया, तो वो चीज को अब हम बोल रहे हैं नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ कि जो चीज पहले सेल्स थी वो तो हो गई रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और जो चीज पहले नेट से अब नेट सेल्स थी वो चीज अब हो गई नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कोई नई चीज नहीं। सेकंड नंबर पर जो आपने इसको समझा, इसके बाद से नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास टर्म हुआ करता था परचेज। तो वो परचेज अभी कहीं गया नहीं है, वो अभी भी है, लेकिन इस चैप्टर में जहां भी कहीं परचेज की बात की जाएगी तो उसको बोलेंगे ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये चीज जो पहले यहाँ पर परचेज हुआ करती थी वो चीज अब हो जाएगी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो ये भी एक सिंपल सी बात है, इसमें भी कोई नई बात नहीं है। इसकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी आपको लॉजिकल समझनी पड़ेगी, बाकी कुछ कठिन बात नहीं। तो अब यहाँ पर हम वापस आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो टर्म है इसका नाम यहाँ पर यूज हुआ, इसमें बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आपकी दुकान पर, आपके गोडाउन में, आपके बिजनेस में एक साल भर के बीच में आपकी शॉप पर कितनी बार आपका जो सामान है वो टर्न अप हो रहा है, कितनी बार आपका जो सामान है वो एक साल भर के बीच में आपके पास आ रहा है, रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। आपकी शॉप पर आने वाला सामान आपके बिजनेस में एक साल के अंदर में कितनी बार रोटेट करेगा, कितनी बार सामान आएगा। ऐसे समझो, जैसे मान लो कि किसी एक ग्रीन वेजिटेबल वेंडर ने, हरी सब्जी बेचने वाले दुकानदार ने, सब्जी बेचने के दुकानदार ने आज सुबह सुबह 10,000 रुपए कीमत की सब्जी ग्रीन वेजिटेबल परचेज कर ली, 10,000 रुपीज की सब्जी। अब उस पर्सन ने अपनी कार्ट पर, अपनी ठेल पर उस सामान को सजा करके और गली गली घर घर वो घूमता डोला और वहां जाकर के उन्होंने उस सामान को बेचने का कोशिश किया। शाम भर तक में बहुत कठिन मेहनत करने के बदले से वो पर्सन ने 10,000 का सारा की सारा सामान आज इवनिंग आवर आते आते उसने वो सारा सामान 15,000 रुपए में बेच लिया। 10,000 रुपए सुबह थे, शाम को हो गए 15,000, तो 5,000 का मुनाफा उस पर्सन ने कमाया। अब 10,000 में से 15,000 में से 5,000 तो घर पे रख गया और अगले दिन 10,000 रुपए लेकर के फिर वो होलसेल मार्केट पहुंच गया और वहां से 10,000 रुपए की ग्रीन वेजिटेबल फिर से परचेज कर लाया और अगले दिन फिर बेचा और फिर बेचने के बाद में यही सिलसिला पूरे साल भर तक चलता रहा। देखा जाए तो इस पर्सन ने अपने कारोबार में सुबह सुबह सबसे पहले नंबर पे जो बिजनेस स्टार्ट किया था तो 10,000 रुपए लगाए थे, लेकिन 10,000 रुपए में से उसने अपनी दुकान का सारा की सारा सामान टर्नओवर, एक साल में अगर 300 दिन उसने अपनी सब्जी बेचने की दुकान लगाई तो एक साल के अंदर 300 बार उसने अपना सामान टर्न अप किया, उसने अपना सामान रोटेट किया, बेचा। लेकिन ये जो ग्रीन वेजिटेबल टाइप के वेंडर्स होते हैं, चलो ये लोग तो अपनी पूरी की पूरी दुकान का 100% सामान मार्केट में बेच लेते हैं,
कुछ एक सामान आलू प्याज जैसे आइटम रह भी जाते हैं तो वो अगले दिन बिक जाते हैं, लेकिन ऐसा आइटम बहुत कम होता है और ऑलमोस्ट ग्रीन आइटम्स को ये संग के संग बेचने का कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई दुकान है जिसमें अंकल चिप्स, फ्रूटी या कोल्ड ड्रिंक्स बेची जा रही हैं, तो इन दुकानों पर आप देखेंगे कि इनकी दुकान सुबह के टाइम पर अगर भरी हुई है तो शाम के टाइम पर दुकान पूरी खाली नहीं होती है। दिन भर में सामान बिकता तो है, लेकिन उसके बाद भी ये दुकान पे सामान स्टॉक रहता है, सामान पूरी तरह दुकान खाली बिल्कुल नहीं होती। एक ग्रीन वेजिटेबल वाले की जो शॉप है, ठेल है, आप देखेंगे कि वो सामान पूरी तरीके से खाली करके और फिर वो अपने घर जाता है। दोनों चीज़ों में फर्क है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर को यहाँ ये बात बताएगा कि आपके बिजनेस में जो स्टॉक्स हैं वो कितने टाइम्स रोटेट होते हैं और आप कितना सामान रोटेट करते हैं। फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर मैं सरल शब्दों में कह दूं तो मतलब परचेज। तो यहाँ ओरिजिनली है तो वो परचेज ही, लेकिन फॉर्मूले में यहाँ पर एप्लीकेशन हुआ कंपनी एक्ट 2013 की वजह से, और इसका नाम हो गया कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और अपॉन में आएगा एवरेज इन्वेंट्री। अब बात आती है कि चलो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हम पहचान गए कि भाई इसका नाम तो परचेज है, तो आपको अपनी कॉपी पर जहां भी कहीं वर्ड लिखना है वो समझने के लिए आप परचेज लिख लें, वो तो एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में जो आपको यहाँ यूज करना है वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करना है। अब नेक्स्ट आता है एवरेज इन्वेंट्री। तो फिर बात यह है कि इस पूरे सीक्वेंस में एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है और इस एवरेज इन्वेंट्री को हम कहां से लाएंगे। तो एवरेज इन्वेंट्री सिंपल सी बात, ये वाला आपके बिजनेस का ईयर, और ये बिजनेस के ईयर का पहला दिन, और ये बिजनेस के ईयर का आखिरी दिन। तो जितना स्टॉक आपके पास यहां था और जितना स्टॉक आपके पास यहां था, इन दोनों को प्लस करो और डिवाइड बाय 2 कर दो। तो एवरेज इन्वेंट्री का मतलब हुआ ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री मतलब साल के पहले दिन इन्वेंट्री, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री मतलब साल के आखिरी दिन इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, एंड दिस ऑल टू बी डिवाइडेड बाय 2। अगर ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री को दोनों को टोटल करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर बचेगा दैट विल बी कॉल्ड एवरेज इन्वेंट्री। तो यहां यूज करना है एवरेज इन्वेंट्री। तो यहां एक्टिविटी रेशो की बात आई। एक्टिविटी रेशो के ग्रुप में पहला फॉर्मूला आएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का मतलब है इन्वेंट्री का कितना रोटेशन हो रहा है। तो कितना तो आपने परचेज कर लिया सामान, और साल के एंड में कितना स्टॉक था, और साल के फर्स्ट डे कितना स्टॉक था, और लास्ट डे कितना स्टॉक है, दैट इज टू बी कंसीडर्ड इन टर्म्स ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर। नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल्स, जो चीज पहले डेटर्स और बीआर हुआ करते थे आज भी वही हैं, गए कहीं नहीं है, लेकिन कंपनी एक्ट ने इनको नाम चेंज करके कंबाइन करके क्लब करके इनका नाम कर दिया ट्रेड रिसीवेबल। स्टूडेंट्स, हमारे हिंदुस्तान में 1956 कंपनी एक्ट चल रहा था, बहुत लंबे समय तक चला। तो जो बुक्स थी, राइटर्स थे, मेंबर्स थे, टीचर्स भी थे, ये बहुत लंबे समय तक जब वो पढ़े और उन्होंने मार्केट में पढ़ाया भी, तो उन्होंने कंपनी एक्ट 1956 पढ़ा। यहाँ पर इंडियन मार्केट था और इंडियन कंपनी एक्ट एप्लीकेबल होता था। तो यहाँ क्या होता था कि कंपनी एक्ट का मार्केट इंडिया में ही एप्लीकेशन था, ज़्यादा कोई बाहर से फॉरेन कंट्रीज से मूवमेंट नहीं थे। 2013 आते आते भारत में कॉमर्स काउंसिल में ऐसा महसूस किया गया कि जो बच्चे भारत से, इंडिया से कॉमर्स पढ़ करके और फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं और वहाँ जाकर के कॉमर्स एप्लीकेशन में से कोई जॉब अप्लाई करते हैं या कोई वर्क करते हैं, तो बहुत सक्सेसफुली वर्क नहीं कर पाते। उसका कारण ये है कि जो टर्म्स इंडिया में हम लोग डेटर्स या बीआर कह करके बुलाते हैं और ये सही हैं, उन टर्म्स को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूज करता है ट्रेड रिसीवेबल। तो हमारे यहाँ के बच्चे जब वहां जाते हैं तो उनको ट्रेड रिसीवेबल समझ में नहीं आता। ऐसे ही जिस चीज को हम परचेजेस कहते थे, उस चीज को अब कहा जाने लगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बात तो ये भी ठीक है, जो चीज पहले सेल्स होती थी वो हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो गवर्नमेंट ने देखा कि हम ही इंडिया वाले एक तरफ अकेले से पढ़े हुए हैं और पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बच्चे कॉमर्स पढ़े हुए इंटेलिजेंट मेंबर भारत में नहीं आ रहे और भारत के बच्चे बाहर सफल नहीं हो रहे, तो ये तो दिक्कत की बात। तो भारत सरकार ने 2013 में बहुत सारी टर्मिनोलॉजी जो कॉमन थी उसको कंपनी एक्ट के लिए रिप्लेस कर दिया और गवर्नमेंट ने कंपनी एक्ट के मुताबिक नई टर्मिनोलॉजी के एप्लीकेशन मार्केट में अप्लाई कर दिए। पुरानी टर्मिनोलॉजी में हमारे यहाँ गलत कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन उसको केवल नए नामों से अब यूज किया जाने लग रहा है। तो आपका जो पेपर एग्जाम का आएगा वो नई टर्मिनोलॉजी के बेस पर ही आएगा। तो आपको चाहिएगा कि आपको जानकारी इसके बारे में होनी चाहिए, ये कोई बहुत कठिन चीज नहीं है। अब यहां पर है ट्रेड रिसीवेबल।
तो बात ये आती है कि ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है भाई? तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब आपको मैंने 1 सेकंड पहले बताया कि ट्रेड रिसीवेबल का मतलब हुआ कि आपके यहां पर डेटर्स प्लस बीआर, और डेटर्स और बीआर को दोनों को प्लस कर दोगे तो उन दोनों का ज्वाइंट नाम बन गया ट्रेड रिसीवेबल। तो यहां पर है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। आपकी दुकान से जो पर्सन जिसको आप सामान बेचते हो वो आपको आपकी दुकान से खरीदे जाने वाले सामान के बदले से पेमेंट कितने समय के बाद, कितने टर्नओवर के बाद, कितने टाइम के बाद ये पर्सन आपको पे बैक करता है, आपको आपका पैसा वापस करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। यहां पर ट्रेड रिसीवेबल। अब एक लॉजिकल बात, डेटर्स जो क्रिएट होते हैं जिनको हमने सामान बेचा, ट्रेड रिसीवेबल्स जो क्रिएट होते हैं, ये मेंबर दरअसल में वो हैं जिनको कि हमने अपनी दुकान का गुड्स उधार में बेचा था। कैसे बेचा था? उधार, ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट उधार में बेचा था, तभी तो उनसे पैसे मिलने बाकी थे, और जितने समय तक उनसे पैसे नहीं आए उतने समय तक उस पर्सन जिसको हमने सामान उधार में बेचा उसका नाम डेटर। तो यहां पर था ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। तो फॉर्मूला है क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अगर गौर से देखा जाए तो मतलब साफ है, क्रेडिट सेल्स की कह रहा है भाई वो। तो क्रेडिट सेल्स इसका मतलब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और अपॉन में आएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर वही वाली बात कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालोगे? सिंपल तरीका, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। जिस किसी भी जगह एवरेज निकालना है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, आसानी का मेथड, सीधा सीधा काम। तो यहां पर हुआ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी उधार की बिक्री, और अपॉन में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, दोनों फॉर्मूले को अप्लाई कर लो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो निकल आएगा। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, जिन किन्हीं बिजनेसेस का ट्रेड रिसीवेबल आने वाला पैसा आएगा, जिस किसी बिजनेसेस का ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो हाई होगा, ज्यादा होगा, मान लो हम लोग काम करते हैं सपोज ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री में, तो हमारा जो बिजनेस है वो ऑटोमोबाइल लाइन से जुड़ा हुआ बिजनेस है। अब हमारे बिजनेस के जैसे और दूसरे लोग भी काम कर रहे होंगे, तो फर्म ए है सपोज, ये ऑटोमोबाइल्स में काम करते हैं, फर्म बी है ये भी ऑटोमोबाइल्स में, और हमारी फर्म का नाम फर्म सी। तो हमारी फर्म सी ने जानकारी किया कि बिजनेस ए और बिजनेस बी में उनके यहां पर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कितना आ रहा है। सपोज फर्म ए में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आ रहा है 5 टाइम्स, दूसरे वाले की यहां आ रहा है 6 टाइम्स, जबकि हमारे बिजनेस में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो आ रहा है हमारे अपने बिजनेस का, दैट इज 8 टाइम्स। तो ये हमारे बिजनेस की अच्छी बात है, हमारे बिजनेस की गुड वर्किंग परफॉर्मेंस को ये सिचुएशन इंडिकेट कर रही है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का हाई होना हमारे बिजनेस के फेवर की बात होती है। आपका पैसा उधार में ज्यादा बैड डेट्स नहीं होगा, ज्यादा लंबे समय तक पैसा नहीं फंसा रहेगा, और उस बिजनेस को रिसाइकिल पैसे को बार बार यूज करके आप बड़े अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट कर ले जाओगे, बड़ा अमाउंट प्रॉफिट कमा जाओगे। तो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला बनता है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये वाला। नेक्स्ट नंबर है सी पार्ट, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो। जैसे ट्रेड रिसीवेबल आने वाली बात, तो ट्रेड पेएबल जाने वाली बात। अरे भाई दुकान पर किसी को सामान उधार बेचोगे तो नॉर्मल प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं से सामान उधार खरीदोगे भी तो सही। तो ये एक रूटीन बिजनेस प्रैक्टिस है, इसमें कोई नई बात नहीं है। दुकानदार बाजार में बैठ करके उधार में सामान बेचता भी है, और दुकानदार बाजार में बैठ करके उधार में सामान खरीदता भी है। जब खरीदता है तो उसको पेमेंट करना पड़ता है दुकानदार को, दैट इज कॉल्ड पेएबल, ट्रेड पेएबल, व्यापार के पैसे जो मार्केट में पे ऑफ करने हैं। तो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो कैसे बनेगा? जब हमने उधार में कहीं से सामान खरीदा होगा। तो सिस्टम साफ, नेट क्रेडिट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अभी 1-2 मिनट पहले मैंने बताया था कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन परचेज। तो यहां पर है नेट क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधार, तो नेट क्रेडिट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और अपॉन जाएगा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। तो नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स, दैट इज टू बी कंसीडर्ड एज
ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। तो बिजनेस में कितना ट्रेड पेएबल का पेमेंट है, ये पेमेंट आपके बिजनेस के लिए जितना कम होगा, जैसे मान लो कि इंडस्ट्री के अंदर में दूसरे दुकानदार 5 टाइम्स ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो मेंटेन किए हुए हैं और हमारे बिजनेस में ये पोजीशन 4 टाइम्स है, तो ये सिचुएशन हमारे बिजनेस के लिए फायदे की बात। मैंने आपसे बात बताई कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का अगर इंडस्ट्री लेवल यहां पर है और हमारे बिजनेस का ट्रेड पेएबल रेशियो हाई है, यानी तो ये हमारे लिए फायदे की बात। और अगर इंडस्ट्री का मेरे से गलती हो गया, सॉरी, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इंडस्ट्री का यहां पर है और हमारे बिजनेस का हाई है ट्रेड रिसीवेबल, तो ये फायदे की बात। और अगर ट्रेड पेएबल रेशियो इंडस्ट्री का यहां पर है और हमारा बिजनेस का यहां पर है, कम लेवल पर है, तो इसका मतलब ये हमारे लिए फायदे की बात। तो ट्रेड पेएबल का कम से कम होना फायदे की बात और ट्रेड रिसीवेबल का ज्यादा से ज्यादा होना फायदे की बात। लास्ट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल, WC, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मींस बिजनेस करने के लिए जो रनिंग कैपिटल है, जो हाथ में आने वाला पैसा है, जो वास्तव में बिजनेस में रोटेट होता है, जिस पैसे को हम लोग वर्किंग कैपिटल की डेफिनेशन में रखते हैं। जब कभी भी आपको यहां पर वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना है तो वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब करेंट असेट्स माइनस करेंट लायबिलिटीज। अगर आप बिजनेस के करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दोगे, अगर आप बिजनेस के करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटीज माइनस कर दोगे तो आपके पास बच जाएगा बिजनेस का WC, और WC का मतलब वर्किंग कैपिटल। तो यहां पर बात चल रही है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कि आपके बिजनेस का वर्किंग कैपिटल का टर्नओवर रेशियो कितना आ रहा है। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब ये तो मालूम पड़ गया होगा ना कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन किसको बोलते हैं। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको पर्सनली ये चीज का सजेस्ट करूंगा कि आप इस टर्मिनोलॉजी को पेपर पेंसिल पर नोट कर लीजिए, क्योंकि बगैर जब तक आप नोट नहीं करेंगे तब तक ये चीज आप शायद भूल जाएंगे। तो आपको चाहिए कि आप अपनी कन्वीनियंस के लिए, ऐसा भी आप ठीक समझते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, तो आपको साथ बना रहेगा, काम देगा। नंबर 1 है नोट करने के लिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इसका पुराना नाम सेल्स। सेकंड नंबर है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और इसका पुराना नाम परचेज। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब की बात है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट परचेज। एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट करने का तरीका, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाय 2। ओपनिंग इन्वेंट्री मींस साल के पहले दिन कितने रुपए कीमत का स्टॉक्स आपके पास था, तो ओपनिंग इन्वेंट्री। एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ईयर के एंड डेट पर कितने रुपए कीमत का स्टॉक्स आपके पास अब बचा है, दैट इज कॉल्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड दिस टू बी डिवाइडेड बाय 2, तो वो जो वैल्यू आउटकम निकल करके आ जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एवरेज इन्वेंट्री। नेक्स्ट इज ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल कैसे काउंट होगा, तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर्स प्लस बीआर। तो अगर डेटर्स को और बीआर को प्लस कर देंगे तो दोनों का ज्वाइंट नेम बन जाएगा ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल का हमें निकालना है एवरेज, तो अब ध्यान से सुनिएगा, ओपनिंग डेटर्स प्लस बीआर, ओपनिंग डेटर्स प्लस बीआर, इस टर्म को प्लस करना पड़ेगा क्लोजिंग डेटर्स प्लस बीआर से। मतलब डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस प्लस बीआर का ओपनिंग बैलेंस, इस बात को प्लस करना पड़ेगा डेटर्स के क्लोजिंग बैलेंस और बीआर के क्लोजिंग बैलेंस। इस सारी वर्किंग को जब प्लस करोगे और दिस टू बी डिवाइडेड बाय 2, तो आपके पास में निकल करके आ जाएगा कि जो ट्रेड रिसीवेबल है इसका एवरेज कितना आ रहा है। स्टूडेंट्स, यहां पर में एक और आता है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। हम लोग कई बिजनेसेस में जाते हैं, विजिट करते हैं, एग्जामिन करते हैं बिजनेस की परफॉर्मेंस क्या है, बिजनेस हमें कॉल करते हैं, अब वो बिजनेस हमसे पूछते हैं कि हमारे बिजनेस में ये लॉस क्यों हो रहा है। हम तो लगातार कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं एक बिजनेस हाउस में गया, वहाँ कॉल किया गया था,
तो उन्होंने कहा साहब हमारे बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, और प्रॉफिट हो भी रहा है तो बहुत ही स्टैग्नेंट पोजीशन है, खराब पोजीशन, हम क्या करें। मैंने पूछ लिया कि ये बताओ भाई कि ये सिचुएशन कितने समय से बनी हुई है। तो पर्सन ने बताया था 4-5 साल से परेशान हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस प्रमोट करे तो फिर हमारे को अच्छा लगने लगे। तो मैंने कहा पूछा भाई, मैंने कहा बताओ कि आपने बिजनेस को ठीक करने के लिए क्या किया। भाई आप 4-5 साल से परेशान हो तो आपने आज मुझे कॉल किया है फाइनेंशियल पोजीशन को एस्टिमेट करने के लिए, बिजनेस में जानकारी करने के लिए कि कहाँ और क्या मिस्टेक है और क्यों गलती हो रही है, बिजनेस प्रॉफिट स्कोर क्यों नहीं कर पा रहा। तो बिजनेस में हम लोगों का पढ़ाई इस प्रकार का है, जानकारी इस प्रकार का है कि हम लोग जानकारी को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इस चीज के लिए पहले पूछा कि आखिर इन्होंने अपने लेवल से क्या प्रयास किए। तो दुकानदार ने मुझे जवाब दिया कि साहब दरवाजे पर हरी मिर्च और नींबू लटकाए थे, एक बार दुकान की छत पर उल्टा जूता भी लगाया था, लेकिन साहब इन प्रयासों से कोई बेनिफिट तो हमें मिला नहीं। ठीक है, अपनी अपनी समझ है, अगर इन प्रयासों से काम बन जाता है तो दुनिया में बहुत सारे लोग इनको ट्राई कर लेंगे। लोग वालों का अपना अपना विश्वास है, अपना ट्रस्ट है, और इसमें मैं किसी धर्म को बिलोंग नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, मैं एक लोगों की बात कह रहा हूँ कि जब तक आप आपके बिजनेस को करने के लिए एक साइंटिफिक और लॉजिकल अप्रोच के साथ बिजनेस नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसेस बहुत बड़े अमाउंट का कैपिटल डिजर्व करने के बाद भी, और ये बिजनेसेस को फेल होते हुए और बिजनेसेस को अच्छे से रन न कर पाते हुए मैंने खूब देखा। और इस बिजनेस की मेन प्रॉब्लम होती है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। मैं पर्सनली आपसे इस बात के लिए सजेस्ट करता हूं कि अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, हालांकि ये बात बिजनेस टू बिजनेस और प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट अलग हो सकती है, लेकिन अगर आप कोई बिजनेस चलाते हैं तो नॉर्मल टर्म्स में अगर आपके पास 10 लाख रुपए का कैपिटल बिजनेस के अंदर है तो कम से कम 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए वर्किंग कैपिटल के नाम पर बिजनेस में अलग जरूर हाथ में रख करके चले। नहीं तो वो 10 लाख रुपए की जो कैपिटल है वो आपको उतना मुनाफा नहीं दे पाएगी, और हो सकता है कहीं ना कहीं भयंकर चोट यानी बिजनेस में लॉस आपको लग जाए। तो बिजनेस में लॉस से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने फिक्स कैपिटल के साथ साथ वर्किंग कैपिटल को मैनेज करके चलें। तो यहाँ पर भी रेशो एनालिसिस चल रही है, काम तो वही चल रहा है। तो रेशो एनालिसिस के अंदर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, तो वर्किंग कैपिटल का मतलब है कि लिक्विड मनी या इनहैंड्स मनी जो आपके पास है, जो रोटेशन है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी के बाद जो पोजीशन है उसका वर्किंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स के अगेंस्ट वर्किंग कैपिटल का कितना पैसा आपके पास है। स्टूडेंट्स, तो मैंने 10 लाख और 1 लाख और 2 लाख की बात अभी करी है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये चीज हर बिजनेस में सिमेट्रिकली एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बिहाफ पर ये चीज कंफर्म होगी। मैंने एक रफ सेंस बात की है, इसकी एग्जैक्ट फिगर 10,000 भी हो सकती है और 3 लाख भी हो सकती है 10 लाख की कैपिटल के अंगेज। तो ये डिपेंड करता है कि बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशन, नेचर ऑफ बिजनेस, प्रोडक्ट्स, सेलिंग कंडीशन, ऑपरेटिंग साइकिल्स, मार्केट में डेटर्स टर्नओवर रेशो और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो की क्या पोजीशंस हैं। तो उन बहुत सारे फैक्टर्स के बिहाफ पर फाइनल फिगर निकल करके आ सकती है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने इस समय पर यहाँ इस लेक्चर के अंदर में कवर किया रेशो एनालिसिस का तीसरा वाला ग्रुप, एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी रेशो। तो एक्टिविटी रेशो में टीचर आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं, या रेशो एनालिसिस में प्रैक्टिकल होगा तो टीचर आपसे क्या पूछेंगे। तो टीचर पूछेंगे कि भाई रेशो एनालिसिस पढ़ करके आए हो, आप कहेंगे हाँ साहब पढ़ के तो आया हो। तो टीचर पूछेंगे रेशो एनालिसिस में कितने ग्रुप्स हैं, तो आप बताएंगे साहब 4 ग्रुप्स हैं। तो टीचर कहेंगे नाम बताओ, तो नाम आप बता देंगे साहब। सबसे पहले लिक्विडिटी, आप कहेंगे लिक्विडिटी ग्रुप है, एक्टिविटी ग्रुप है, सॉल्वेंसी ग्रुप है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रुप है। तो टीचर निश्चित रूप से आपसे ये पूछेंगे कि भाई आपने 4 नाम तो ठीक बताए, लेकिन आप इन नामों को सीक्वेंस में बताओ। तो जब आप प्रैक्टिकल देने बैठे 12th बोर्ड का, तो आपको समझ आना चाहिए कि इसका नाम सही सीक्वेंस क्या है। तो रेशो एनालिसिस के सीक्वेंस का सही सीक्वेंस है, नंबर 1 पर इसके अंदर आता है लिक्विडिटी ग्रुप, इसमें 2 फॉर्मूले हैं। नंबर 2 आता है सॉल्वेंसी ग्रुप और इसमें 4 फॉर्मूले हैं। नंबर 3 पर आता है एक्टिविटी ग्रुप और इसमें भी 4 फॉर्मूले हैं। और लास्ट में आता है प्रॉफिटेबिलिटी ग्रुप और इसमें टोटल 5 फॉर्मूले हैं। तो इस प्रकार से टोटल मिला के 15 फॉर्मूलों का ग्रुप है। और जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, टर्नओवर यानी कि एक्टिविटी और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी, ये सही सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में काम चलेगा। टीचर आपसे पूछ सकते हैं कि भाई लिक्विडिटी ग्रुप का दूसरा नाम क्या है,
तो आप जवाब देंगे कि लिक्विडिटी ग्रुप का दूसरा नाम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी है। यानी हमारे बिजनेस के बारे में लिक्विडिटी ग्रुप के थ्रू दो फॉर्मूले, करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो के थ्रू हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि हमारे बिजनेस की शॉर्ट टर्म में, थोड़े समय में पेमेंट करने की पोजीशन है या नहीं। शॉर्ट टर्म में पोजीशन किसी बिजनेस की अच्छी हो सकती है, ये तो लिक्विडिटी रेशियो बता देगा। तो अब ये चेक करना है कि बिजनेस की लॉन्ग टर्म में पोजीशन कैसी है। तो लॉन्ग टर्म की पोजीशन का नाम सॉल्वेंसी रेशियो, डेब्ट इक्विटी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल असेट्स टू डेब्ट रेशियो और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, 4 फॉर्मूले वहां अप्लाई होते हैं। थर्ड नंबर का ग्रुप जो हमने आज यहां पर पढ़ा, तो इसमें था नंबर 1 पर एक्टिविटी रेशियो जो आप पढ़ रहे थे, इसमें था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो एक साल के ड्यूरेशन में आपकी दुकान पर रखा हुआ सामान कितनी बार बिक जाता है। अब मैंने ग्रीन वेजिटेबल वाले की बात करी, तो वहां तो ये देखने में आता है कि 10,000 रुपए का सामान लाए, शाम तक सारा के सारा बेच दिया, अगले दिन 10,000 का फिर ले आए और फिर दुकान भर ली और दिन भर में फिर बेच लिया। तो भैया वहां तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक साल में अगर 300 दिन दुकान खुली तो 300 टाइम्स हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। एक जूते बेचने वाले की बात करो तो उसकी दुकान पर आप जाओगे तो मालूम पड़ेगा उसकी दुकान पे 1,000 पेयर शू लगा हुआ है, या उसकी दुकान पे 10 लाख का माल लगा हुआ है। आज बिक्री कितनी हुई? 10,000 की। पूरी दुकान खाली थोड़ी हो गई। फिर 10,000 का कुछ सामान ले भी आए, कुछ नया आ गया, कुछ ऐड, कुछ लेस, लगातार चलता रहा। तो कितना सामान टर्नओवर होगा, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, जो आपके यहाँ से सामान उधार खरीद के लेके जा रहे हैं, वो एक साल में कितनी बार, कितने टाइम गैप पर, कितने स्लॉट में आपको पेमेंट कर रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड पेएबल, आप जहां से सामान ला रहे हैं उनको पेमेंट करने का टाइम साइकिल, टाइम ड्यूरेशन एक साल में कितनी बार का है। मैंने बताया ट्रेड रिसीवेबल हाई होना फास्ट है, बढ़िया है, और ट्रेड पेएबल लो। Yes, students, you had completed this topic for this ratio analysis activity group. So please subscribe this channel. Please and please, continuously I am repeating, please share this video to the maximum one. If you can't do anything, कोई बात नहीं, but you can do only one thing, that you should share this video to the maximum ones, because continuously, daily I am getting response, sir, this video whatever you are uploading, we are benefited. So students, अगर आपके इस प्रयास से कि आपका कोई एक इन्फॉर्मेशन दूसरे वाले को शेयर हो जाए, पहुंच जाए, और वो पर्सन उसके बेनिफिट में आ जाए, जानकारी उसको मिल जाए, तो आपका तो कोई नुकसान जाएगा नहीं, दूसरे पर्सन को फायदा हो जाएगा और वो उस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आप यकीन जानिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बुक खरीदने के भी पैसे नहीं है। तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन से, सब्सक्राइबिंग से, शेयरिंग से दूसरे लोगों को बेनिफिट हो जाता है, तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन दूसरे पर्सन को फायदा हो जाएगा। उसका फायदा हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपका भी फायदा जरूर होगा। तो स्टूडेंट्स, प्लीज फॉरवर्ड दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो टू द नीडी वंस। आपके द्वारा फॉरवर्ड की जाने वाला वीडियो नेक्स्ट और आगे के चैनल्स में नेक्स्ट होने वाला अपने आप सही जगह पर पहुंच ही जाएगा। सो थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर कंटिन्यूसली वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू हैव एनी सजेशन देन प्लीज इन्फॉर्म टू मी। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस, सब्सक्राइब दिस।